हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है लेक्चर नंबर 49 थर्ड चैप्टर विद्युत धारा। तो और आज का टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। तो देखिए हमने पिछले लेक्चर में कार्बन रेसिस्टर पढ़ा था और अब तक हम कई बार प्रतिरोध शब्द का यूज़ कर चुके हैं, तो प्रतिरोध को हम भली भांति समझ चुके हैं। तो अब प्रतिरोधों के संयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? तो देखिए प्रतिरोध जो हैं हमारे पास, मान लीजिए कुछ निश्चित वैल्यू के प्रतिरोध हैं, हमें उन वैल्यू से अलग वैल्यू का प्रतिरोध चाहिए। जैसे हमारे पास 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम के प्रतिरोध हैं, हमें 6 ओम का प्रतिरोध चाहिए या 1 ओम से भी कम का चाहिए। तो हम उस समय क्या करेंगे, उन प्रतिरोधों को संयोजित करके एक अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक वांछित प्रतिरोध प्राप्त कर लेंगे, उन प्रतिरोधों को जोड़कर। थोड़ी देर बाद ये बात समझ में आ जाएगी। तो देखें, प्रतिरोधों का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस, यानी बहुत सारे प्रतिरोध जोड़ेंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। तो ये प्रतिरोध हमें जो दिए गए हैं प्रतिरोध, और हमें उन प्रतिरोधों के मान से अलग वैल्यू हमें प्राप्त करनी है, तो हम प्रतिरोधों को दो तरीके से जोड़ सकते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। ये देखें भाई, आप लोग इसको 10th में पढ़ के भी आए होंगे, तो ज़्यादा कठिनाई नहीं आनी चाहिए समझने में। आसानी से इस टॉपिक को आप लोग समझ लेंगे। हो सकता है 10th में थोड़ा सा कठिन लगा हो ये टॉपिक, लेकिन अब हम काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन हमने संधारित्रों में भी पढ़ा था। संधारित्र को भी हम सीरीज में जोड़ सकते हैं, पैरेलल में जोड़ सकते हैं। वैसे ही प्रतिरोधों को जोड़ रहे हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होगा, जैसे एक प्रतिरोध हमारे पास ये है। देखिए प्रतिरोध को इस तरीके से दिखाते हैं भाई, ये प्रतिरोध को दिखाने का संकेत है। इस प्रतिरोध का मान है R1। दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जोड़ देंगे, यहाँ से जोड़ते हुए ये दूसरा प्रतिरोध हो गया। ओके, अब इससे अगला प्रतिरोध है, उसका पहला सिरा इसके दूसरे सिरे से जोड़ देंगे, ये तीसरा प्रतिरोध हो गया। तो 3 प्रतिरोध लेकर के ही हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। ये R1 है और इस प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस की वैल्यू R2 है, इसकी R3 है। देखिए इस कॉम्बिनेशन को, जैसे मैं इसको पॉइंट A मान लेता हूँ और पॉइंट B, इन दोनों बिंदुओं के बीच हमने ये 3 प्रतिरोध कनेक्ट कर दिए। और करंट फ्लो कराने के लिए इसमें जब धारा प्रवाहित करनी होगी तो इसको हमें एक सेल से जोड़ना होगा। मान लीजिए हमने एक ये सेल जोड़ दिया, तो ये प्लस टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो इस सेल से हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। तो अब ये सेल क्या करेगा, इस संयोजन पर एक वैद्युत विभवांतर लगाएगा। मान लीजिए इस प्रतिरोध ने बिंदु A और B के बीच जो विभवांतर उत्पन्न किया वो कितना है, V। और सेल से कनेक्ट करने के बाद जैसे ही हम इसको सेल से कनेक्ट करेंगे तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर। मान लीजिए I धारा इसमें जा रही है। तो देखें I धारा जब इसमें फ्लो होगी तो जितने भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे सब में धारा कितनी होगी, I ही होगी। तो ध्यान रखेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो इलेक्ट्रिक करंट होती है सब में समान रहती है, विद्युत धारा समान रहती है। लेकिन चूंकि इनके प्रतिरोध अलग अलग हैं, इसलिए इन प्रतिरोधों के सिरों पर जो विभवांतर होगा वो अलग अलग होगा। जैसे R1 के सिरों पर विभवांतर V1, R2 के सिरों पर V2। क्योंकि रेसिस्टेंस अलग अलग हैं और धारा समान है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो जैसे ओम्स के लॉ से देखें तो V1 इक्वल्स टू, जैसे ओम्स के लॉ से क्या है, V इक्वल्स टू I R।
तो इससे अगर देखें तो V1 कितना हो जाएगा, धारा तो I है, R1 में I धारा जा रही है, प्रतिरोध है R1, तो V1 कितना हो गया I R1। ऐसे ही देखें V2 कितना हो जाएगा I R2, क्योंकि R2 में धारा भी I है, और V3 कितना हो जाएगा I R3। तो धारा समान है लेकिन प्रतिरोधों के मान अलग अलग होने से जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो विभवांतर है, वो प्रतिरोधों के सिरों पर जो विभवांतर है वो अलग अलग हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इनका जो नेट विभवांतर है वो V ही रहेगा जो बैटरी ने अप्लाई किया है, तो कुल विभवांतर रहा V, वो इन तीनों के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो देखिए V बराबर वैल्यू पुट करते हैं, अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ V1 की जगह I R1 प्लस I R2 प्लस I R3, सब में से I कॉमन ले लिया, वो स्टेप आप पूरा लिख लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा। अब देखें अगर हम पूरे कॉम्बिनेशन का तुल्य प्रतिरोध यानी इन तीनों को मिलाने से जो हमें परिणामी प्रतिरोध मिला, जो इनके संगत प्रतिरोध है, वो नेट प्रतिरोध कितना हो R, यानी इन तीनों को हटा के हम R लगाएं तब भी हमें उतनी ही धारा मिलेगी, तो तुल्य प्रतिरोध कहलाता है। यानी अब इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध R हो तो धारा कितनी है I, और विभवांतर कितना होगा V, तो V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा I R। परिणामी प्रतिरोध अगर R है, जिसको हम तुल्य प्रतिरोध कहते हैं, तो तुल्य प्रतिरोध अगर R है तो V की वैल्यू IR हो जाएगी। यानी ये सर्किट इस तरीके से बना सकते हैं कि इन तीनों के स्थान पर एक प्रतिरोध रह गया जिसका मान कितना है R, यानी वो इन तीनों का परिणामी है एक तरीके से, और ये धारा थी ही, वो इसमें धारा बह रही थी I, ये सेल था, और प्लस माइनस, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना था V, तो यहाँ ओम्स लॉ लगाएंगे तो V इक्वल्स टू IR हो गया। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल बात है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो इक्वल्स टू आ गया I ब्रैकेट लगाया R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यानी तुल्य प्रतिरोध की वैल्यू आ गई R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, ये हमने 3 जोड़े, 4 जोड़ते तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, 5 होते तो प्लस R5, तो ऐसे ही सिंपली बीजगणितीय योग के बराबर हो जाता है। तो यहां हमने क्या देखा कि श्रेणी क्रम संयोजन में, ये महत्वपूर्ण बात है जो लिखेंगे, कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से समान धारा प्रवाहित होती है या गुजरती है, प्रवाहित होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और ऐसे ही दूसरी बात लिख लेंगे, विभवांतर सभी प्रतिरोधों के सिरों पर अलग अलग होगा अगर प्रतिरोध अलग अलग होंगे। अगर प्रतिरोध भी समान होते तो विभवांतर भी समान हो जाता, जैसे बराबर, जैसे ये भी 2 ओम का होता, ये भी 2 ओम का होता, ये भी 2 ओम का होता, तो विभवांतर उनके प्रतिरोधों के अनुपात में हो जाएगा। जैसे V1 अनुपात V2 अनुपात V3 करें तो जितना उनके प्रतिरोधों में अनुपात है वही अनुपात किस में हो जाएगा, उसके V1 अनुपात V2 अनुपात V3, यानी ये अलग अलग होगा R1 अनुपात R2 अनुपात R3, यानी प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर अलग अलग होगा। ये बात आप लोग यहाँ लिख लेंगे, मैंने संक्षेप में लिख दी है। और जो तुल्य प्रतिरोध है यानी श्रेणी क्रम संयोजन में ही बात चल रही है, यही बात आप यहाँ लिखेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के मान के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये बात यहाँ आई गई थी, ठीक है ना। श्रेणी क्रम संयोजन में
संयोजन में तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के परपथ के सभी प्रतिरोधों, मैं भाषा को बहुत संक्षेप में लिख रहा हूं भाई, आप अपने हिसाब से सेट कर लेना। सभी प्रतिरोधों के बीजगणितीय योग, यानी सीधे सीधे जोड़ देंगे, बीजगणितीय योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है, अर्थात क्या हुआ, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन, जितने भी हों उतने ऐड कर दिए जाएंगे। 4 हैं तो 4, 5 हैं तो 5। आगे बात समझ में। तो एक विशेष बात यही ध्यान रखनी है कि प्रतिरोध चाहे अलग अलग हों चाहे समान हों, कैसे भी हों, लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध में अगर वो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो धारा समान बहेगी, लेकिन विभवांतर अलग अलग होगा अगर प्रतिरोध अलग अलग हैं। और तुल्य प्रतिरोध सभी को सीधे सीधे ऐड कर दोगे बीजगणितीय योग। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ये 3 प्रतिरोध हैं, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, और हम किसी परपथ में प्रतिरोध लगाना है, और वो कितने का लगाना है, जैसे मान लीजिए हमें लगाना है 6 ओम का, तो इन तीनों को श्रेणी में जोड़ दें तो R1 प्लस R2 प्लस R3 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। 5 की ज़रूरत है, 5 ओम की ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास 1 2 3 ही है। 5 की ज़रूरत है तो 2 ओम और 3 ओम को जोड़ देंगे तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि जब हमारे पास प्रतिरोध दिए हुए हैं और हमें उन प्रतिरोधों से भी ज़्यादा प्रतिरोध की आवश्यकता है तो हमें श्रेणी क्रम में जोड़ने होते हैं। अब जैसे तीनों को भी जोड़ दिया तो जो सबसे बड़ा प्रतिरोध है उससे भी बड़ी वैल्यू आएगी जोड़ने पर, यानी 6 ओम आया। 2 और 3 को जोड़ते तब भी 3 से ज़्यादा आएगा, तब भी 5 आया। तो हमें जो वैल्यूज़ दे रखी हैं, जो प्रतिरोध दे रखे हैं, उनसे ज़्यादा मान के प्रतिरोध की आवश्यकता है, तब हम क्या करते हैं, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम दूसरे क्रम की बात करेंगे, समांतर क्रम संयोजन की। तो बच्चों अब चलते हैं समांतर क्रम संयोजन पर। दूसरा जो हमारा कॉम्बिनेशन है समांतर क्रम संयोजन, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन में हम क्या करेंगे भाई कि यहाँ बनाता हूँ मैं। जैसे हमारे पास ये 3 प्रतिरोध हैं, 3 का उदाहरण लेके चल रहे हैं। अब इस संयोजन में क्या होगा, इन तीनों प्रतिरोधों के एक सिरे कहाँ जोड़ दिए जाएंगे, एक ही बिंदु पर। जैसे एक ही बिंदु पर हमने इनके सिरे जोड़ दिए इस पॉइंट पर, ये है पॉइंट A, और ऐसे ही दूसरे सिरे एक ही बिंदु पर जोड़ दिए, दूसरे सिरे दूसरे किसी एक पॉइंट पर जोड़ दिए, इस तरीके से ये है पॉइंट B। अब करंट फ्लो कराने के लिए इस कॉम्बिनेशन को हमें एक सेल से जोड़ना होगा। भाई आप परपथ में चाहें तो एक कुंजी और दिखा दिया करें, ठीक है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं है, वो तो अंडरस्टूड है, कुंजी तो लगी होगी ऑन ऑफ करने के लिए। तो इस समय जैसे इसको प्रेस कर देंगे, दबा देंगे, सर्किट में धारा बहने लगेगी प्लस से माइनस की ओर। तो यहाँ से नेट करंट चला I। तो देखें I करंट यहाँ से चला और इन तीनों प्रतिरोधों की जो वैल्यू हैं R1, R2, R3 हैं। तो ये संयोजन समझ में आ गया। सभी प्रतिरोधों के एक सिरे एक बिंदु पर और दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर कनेक्ट होंगे। तो यहाँ देखें, मान लीजिए इन दोनों बिंदुओं के बीच ये बैटरी या ये सेल B विभवांतर उत्पन्न करता है।
तो इतना ही विभवांतर सबके सिरों पर होगा, क्योंकि ये सभी के सिरे इन्हीं पॉइंट्स पर जुड़े हुए हैं। जैसे इस प्रतिरोध की बात करें तो इसके सिरे कहाँ हैं, ए और बी पर, और ए और बी के बीच का पीडी यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी है। R2 को देखें तो वो भी ए और बी के बीच जुड़ा है, ए बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बी है। ऐसे ही R3 का पोटेंशियल डिफरेंस बी है। तो इसमें क्या रहेगा, समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर समान रहता है, लेकिन धारा बदल जाएगी, अलग अलग होगी, कि रेसिस्टेंस अलग अलग हैं। ओके, तो जिसका रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उसमें धारा उतनी ही कम होगी। मान लो इसमें I1 धारा है, इसमें I2 धारा है, इसमें I3 धारा है, और ये धाराएं यहाँ मिलकर के फिर I होके पूरा परपथ ऐसे कवर करती हैं। तो धाराएं अलग अलग होंगी क्योंकि प्रतिरोध अलग अलग हैं। कम प्रतिरोध वाले में ज़्यादा धारा होगी और ज़्यादा प्रतिरोध वाले में कम धारा होगी। तो यहाँ अब देखें, पहले प्रतिरोध की बात करें तो इस प्रतिरोध में धारा I बराबर V बटे R यूज़ करेंगे। जैसे V बराबर IR था तो यहाँ से I निकालें तो I बराबर V अपॉन R, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सबके सिरों पर समान है। तो पहले प्रतिरोध में बहने वाली धारा I1 कितनी हो गई, V, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V ही रहेगा, V अपॉन प्रतिरोध है R1। ऐसे ही दूसरे में धारा कितनी होगी, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस V है लेकिन प्रतिरोध है R2। ऐसे ही I3, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस V है लेकिन प्रतिरोध है R3। तो हमने ये तीनों धाराएं निकाल ली, यानी धारा का जो मान है वो उनके व्युत्क्रमानुपात में होगा प्रतिरोधों के। I प्रोपोर्शनल टू 1/R हो जाएगा। यहाँ से देखें तो अभी मैं समझा चुका हूँ कि कम प्रतिरोध है उसमें ज़्यादा धारा और ज़्यादा प्रतिरोध है उसमें कम धारा, यानी व्युत्क्रमानुपात में। यहाँ से अगर रेशियो देखें, मैं यहाँ समझा देता हूँ, I1 अनुपात I2 अनुपात I3 देखें तो कितना आ रहा है, 1/R1। और इधर लिख दूँ भाई कि I1 अनुपात I2 अनुपात I3 किस रेशियो में है, उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपात के, 1/R3। क्लियर हो रही होगी बात। अब यहाँ देखें, यहाँ से चलने वाली धारा थी I, अब वो धारा तीन जगह बटी थी, तो इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि इन तीनों धाराओं का योग I के बराबर होगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से ये बात लागू होगी, आवेश के संरक्षण से। भाई धारा क्या है, आवेश जा रहा है, अब आवेश कंजर्व रहेगा, नियत रहेगा। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, वैल्यू रखिए I बराबर I1 के स्थान पर V अपॉन R1 प्लस I2 के स्थान पर V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अगर पूरे परपथ की जगह अगर एक प्रतिरोध माने और उसमें I धारा ही फिर भी बहे, तो हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R होगा। अगर हम इसकी जगह R ओम का प्रतिरोध लगा देते हैं सिंगल, तो I बराबर कितना हो जाएगा, V बटे R। जैसा अभी मैंने बताया था, यहाँ फिगर बनाया था कि इन तीनों की जगह हमने अगर एक R प्रतिरोध लगा दिया है बिंदु A और B के बीच, बैटरी वही है और पोटेंशियल डिफरेंस V है, और अगर इसमें अब भी I धारा ही बहे, तब भी I धारा बह रही थी, और इन तीनों के स्थान पर एक R का लगा दिया तब भी I बह रही है। इसका मतलब इन तीनों का जो परिणामी हुआ वो R हुआ। तो इस केस में यहाँ से देखें I कितना आएगा, I बराबर V अपॉन R, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो V ही रहेगा और प्रतिरोध हो गया R। तो यहाँ V अपॉन R रख दिया, तो इक्वल्स टू कितना आ गया, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V हर जगह से कट गया, तो हमें क्या रिजल्ट मिला भाई कि 1/R बराबर 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, तो प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध है कैसे ज्ञात होगा कि तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन अवयवी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा। तो संधारित्र से कंफ्यूज ना हो भाई, संधारित्र के केस में
जब हमने संधारित्र जोड़े थे समांतर क्रम में तो वहाँ अपॉन में नहीं आया था, समांतर क्रम में वहाँ आता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 और श्रेणी क्रम में आता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो उल्टा है, इसलिए कंफ्यूज ना हो जाए, एक सा मत कर लेना। तो या तो इसे गलत कर दो फिर या उसे गलत कर दो, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होंगे। तो बड़े ध्यान से इनका रिलेशन याद रखेंगे कि श्रेणी क्रम में व्युत्क्रम कब व्युत्क्रम में जुड़ेंगे प्रतिरोध और कब संधारित्र व्युत्क्रम में जुड़ेंगे, कौन से कॉम्बिनेशन में जुड़ेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो अब यहाँ जो पॉइंट्स आप लोगों को लिखने हैं, जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, एक तो आप ये बात लिखेंगे कि समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर समान रहता है। एक बार फिर सुन लें, मैं लिख नहीं रहा हूँ भाई, समय की बचत करिए। कि समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर समान रहता है, परंतु धारा भिन्न भिन्न प्रतिरोधों में भिन्न भिन्न होती है तथा उस परपथ में लगाए गए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। अभी देखिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हल करके देखते हैं। अभी हमने पढ़ा श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, जिससे कि हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। श्रेणी क्रम में हमने ये देखा कि पूरे परपथ का जो तुल्य प्रतिरोध है, उस परपथ में जितने भी प्रतिरोध लगे हैं सब का बीजगणितीय योग, मैं वहाँ भी एक सेकंड भाई, बीजगणितीय योग का अर्थ होता है कि प्लस माइनस जैसा चिन्ह है वैसा जोड़ दो, लेकिन यहाँ चूंकि प्रतिरोध हैं, प्रतिरोध नेगेटिव होगा नहीं पॉजिटिव ही होगा, तो इसलिए वहाँ बीजगणितीय योग न कह के हम सीधे कह सकते हैं कि सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। वो बीजगणितीय योग कई बार परिभाषा में आता है, इसलिए मैं वहाँ भी लिख गया था। गलत ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप योग लिखें केवल। अभी जब मैंने श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ाया था तो यहाँ मैंने पॉइंट्स लिखे थे कि धारा सब में समान होती है और विभवांतर सबका अलग अलग होता है, प्रतिरोधों के अनुपात में होता है, और तुल्य प्रतिरोध उनके बीजगणितीय योग लिख गया था। तो वहाँ आप सिंपली योग भी लिख सकते हैं। तो बीजगणितीय योग और सिंपली योग में समझ गए होंगे डिफरेंस क्या है, कि बीजगणितीय हम तब यूज़ कर लेते हैं प्लस माइनस की बात हो, और ऐसा भी लिख देंगे तो कोई गलती नहीं। खैर, कम टू द पॉइंट, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल में हमने किस तरीके से तुल्य प्रतिरोध निकलेगा पढ़ चुके हैं। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए ये थोड़ा अटपटा सा लगता है कि कौन सा श्रेणी क्रम में है, कौन सा समांतर क्रम है। तो इसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में, इस परपथ को एक सरल तरीके से बना लेते हैं, इसका एक समतुल्य परपथ बना लेते हैं। जैसे हमारे पास दो बिंदु ए और बी हैं। क्वेश्चन क्या है, यहाँ आप लोग लिखेंगे कि दिए गए परपथ में बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछा है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। मैं यहाँ बनाता हूँ, जैसे ये ले लिया मैंने पॉइंट ए और ये ले लिया पॉइंट बी। अब देखें, ए पॉइंट से चलते हैं। ए पॉइंट से चलने पर यहाँ पर देखिए दो प्रतिरोधों की शाखाएं बट गईं। एक 3 ओम का निकल गया यहाँ से और एक 6 ओम का निकल गया। समझ रहे हैं? जैसे एक 3 ओम का और एक 6 ओम का, यही तो स्थिति है। इस चीज़ को मैंने ऐसे बना लिया कि इन दो प्रतिरोधों के सिरे ए से जुड़ रहे थे और ये दोनों आगे चल के एक पॉइंट पर जुड़ गए, तो मैंने इनको आगे जोड़ दिया, दोनों को यहाँ जोड़ दिया। तो इस पॉइंट को जैसे मैं उदाहरण के तौर पर ओ मान लूँ, तो हमारा ये ओ पॉइंट ये हो गया। अब ओ पॉइंट से एक प्रतिरोध और चला 8 ओम का, उसका एक सिरा ओ पॉइंट से है, इससे ये ओ पॉइंट है, जैसे कितने का चला 8 ओम का, और इसका दूसरा सिरा कहाँ जुड़ गया, बी पॉइंट से जाके, देखिए बी पॉइंट से जुड़ गया। अब 30 ओम का जो प्रतिरोध है उसका एक सिरा बी से जुड़ा है, ठीक, तो और एक सिरा कहाँ से जुड़ा है, ए से। तो सिंपल सी बात है
कि यहाँ से ए से कहीं जोड़ लें, यहाँ ए ही रहेगा, कितने का हो गया ये 30 ओम का। तो इसका सिंप्लीफाई सर्किट ये बन गया, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। तो अब इसको आसान होगा हल करना। ए और बी बिंदुओं के बीच हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना चाहते हैं, तो पहले इन दोनों को सरल कर लें। ये है मान लीजिए R1, इसको मान लिया मैंने R2, और ये था कितना भाई 8 ओम का। इसको मान लिया मैंने R3 और इसको R4। इन दोनों को हल करते हैं R1 और R2 को। तो R1 व R2 किस में है भाई? समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में हैं। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, R1 व R2 समांतर क्रम में है। यदि इनका तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध मैंने R डैश मान लिया है। आप पूरी बात लिखेंगे तो 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। अभी हमने बताया था कि समांतर क्रम में व्युत्क्रम करके जोड़ते हैं। तो 1/R डैश बराबर 1/R1 की वैल्यू कितनी है देखिए 3 ओम यानी 1/3 प्लस R2 कितना है हमारे पास 6 दैट इज 1/6। एलसीएम लिया 6 आ गया, 2 + 1 हो गया 1/R डैश। तो उल्टा कर दीजिए, R डैश बराबर 6 नीचे आके 3 हो गए, ये 2 + 1 3 = कितना आ गया 2 ओम। तो इन दोनों को जब हमने हल कर लिया तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आया 2 ओम, यानी यही परपथ अब इस रूप में बदल जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि आप लोग ये बनाएं, मैं इसलिए बना रहा हूं कि जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो। ये पॉइंट हमारा ए था। अब क्या हो गया, यहाँ पर इन दोनों के स्थान पर जब हमने तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध R डैश है, तो केवल एक R डैश रह जाएगा और इसकी वैल्यू है 2 ओम। ये 2 ओम यहाँ तक हल हो गया। उसके आगे तो फिर ये है, ये O पॉइंट था और फिर ये 8 ओम था और ये B पॉइंट, और यहाँ कितना जुड़ा था भाई 30 ओम। समझ रहे हैं बात? 30 ओम ये हमने R4 माना था, ये R3 था। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लें। R डैश और R3 श्रेणी क्रम में है, साफ दिख रहा है। यहाँ कर लें R डैश व R3 किस में है? श्रेणी क्रम में हैं। अतः अब मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग लिखेंगे अपने आप, इतना तो याद रख सकते हैं। अतः इनका तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश बराबर, सीधे सीधे योग कर देते हैं। अभी बताया था मैंने किस किस का निकालना है, R डैश और R3 का श्रेणी क्रम में है तो सीधे सीधे जोड़ना है। इससे आसान कॉन्सेप्ट क्या होगा भाई? बहुत आसान बात है। वैल्यू पुट करनी है। R डैश कितना आया था? सॉरी 2 ओम आया था। R डैश नहीं, हाँ यहाँ लिखा है, सॉरी मैं ऊपर देख गया। R डैश 2 ओम, 2 प्लस R3 कितना है 8, तो कितना आ गया 10 ओम। तो R डैश 10 ओम, यानी इन दोनों को हमने हल कर लिया। तो अब सिचुएशन क्या रह चुकी है कि यहाँ पर पॉइंट ए पर अब एक प्रतिरोध रह गया। दोनों को हल करके क्या रह गया भाई? R डैश ये पॉइंट और ये B पॉइंट, R डबल डैश रह गया। अब इन दोनों को हल करके तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश, और नीचे ये बचा है 30 ओम का। ये दोनों साफ दिख रहे हैं किस में है? समांतर क्रम में है। ये है R4। तो R डबल डैश व R4 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में हैं। अतः इनका तुल्य प्रतिरोध R। अब फाइनली अब कुछ नहीं बचा, एक ही अब ये फाइनल हमारा तुल्य प्रतिरोध है तो R मान लेते हैं। समांतर क्रम में है तो 1/R किस किस का कर रहे हैं? R डबल डैश और R4 का। तो 1/R डबल डैश प्लस 1/R4। वैल्यू पुट करिए, 1/R बराबर 1/R डबल डैश हमारे पास कितना आया था भाई 10 ओम। ये कितने का आया था? 10 ओम का आया था। तो 1/10 प्लस 1/R4 कितने का है? 30 का। एलसीएम लिया 30 और ऊपर 3 + 1 तो 1/R। तो R बराबर 30/4 और 4 से डिवाइड करेंगे 7.5 ओम। यानी इस पूरे परपथ का बिंदु ए और बी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध आया 7.5 ओम आया। तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो बच्चों आशा है कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। तो इस तरीके से हम किसी भी दिए गए परपथ के दो बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो ये मैंने केवल आज एक एग्जाम्पल दिया था, अभी हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराने हैं। तो अभी एक दो टॉपिक और पढ़ लेते हैं, फिर इस पोर्शन के हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा चैप्टर कवर कर लेंगे तो फिर पीछे का आप लोग भूल जाओगे तो न्यूमेरिकल करने में दिक्कत होगी। तो अभी एक दो टॉपिक और पूरे कर लें, फिर मैं एक साथ न्यूमेरिकल कराता हूँ इसके। तो इस चैनल पर बने रहिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल।